गुड आफ्टरनून। पिछले वीडियो में हमने भारत के परंपरागत वस्त्र स्टार्ट किया था, उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पटोला के ऊपर छोड़ा था, आज हम उसी के आगे पढ़ रहे हैं। बांधनी। बांधनी जो कि साड़ियाँ जो है प्राचीन समय से ही काफ़ी फेमस रही है, जैसे कि उसकी साड़ियाँ, चुनरी, ओढ़नी, चादरें। बांधनी का कार्य मुख्यतः गुजरात, राजस्थान, काठियावाड़ एवं सिंध में होता है। राजस्थान की बांधनी की साड़ियाँ, चुनरी बहुत ही लोकप्रिय होती है और विश्व में ये प्रसिद्ध भी है। बांधनी साड़ी शादी विवाह के अवसर पर अत्यधिक उत्साह के साथ पहनी जाती है। बांधनी में पटोला की तरह ही रंग बिरंगे चटकीले रंगों से युक्त नमूने बनाए जाते हैं, परंतु इन दोनों में इतना अंतर होता है कि बांधनी में सूत को ना रंग कर तैयार वस्त्र को रंगा जाता है, जबकि पटोला में वस्त्र बुनने से पहले जिन धागों से वस्त्र बनाते हैं उन धागों को रंगा जाता है। ये नमूने के अनुसार विभिन्न रंगों में रंग लिया जाता है। दोनों ही वस्त्रों में टाई एंड डाई विधि का प्रयोग किया जाता है। टाई एंड डाई यानी कि बंदेज। कुछ बंदेज के काम में बिंदियाँ दिखाई देती है, जिसे बूंद या बांध कहा जाता है। राजस्थान में शेखावटी की बंदेज सबसे अधिक बारीक होती है। गढ़चोला की बांधनी में सुनहरे धागों से चौकोर नमूने बनाए जाते हैं, फिर इन चौकोर नमूनों को बांधनी के नमूने से अलंकृत किया जाता है। बांधनी वस्त्रों में मोटड़ा, पचरंगी, साफा, ओढ़नी, साड़ी और जोधपुर की फागणियाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध है। बंदेज का कार्य मलमल, शिफॉन, लट्ठे, सूती एवं रेशमी वस्त्रों पर किया जाता है। बंदेज की जो प्रक्रिया है वो 4 चरणों में संपन्न होती है, वो हम देख लेते हैं। पहला है लिखाई। इस प्रक्रिया में सबसे पहले वस्त्र के 2, 4 अथवा 6 भागों में मोड़कर नमूने बना लिए जाते हैं। अत्यधिक मोटे कपड़े को 2 भागों में मोड़ा जाता है अथवा इन्हें इकहरा ही रहने दिया जाता है। इकहरा यानी कि सिंगल, एक ही। नमूने को कच्ची पेंसिल अथवा रंग से चिन्हित कर लिया जाता है। नमूने को कच्ची पेंसिल से चिन्हित करना ही लिखाई कहलाता है, यानी कि उसके ऊपर डिजाइन ड्रॉ कर लिए जाते हैं। फिर आता है बंधाई। लिखाई प्रक्रिया के बाद बंधाई का काम किया जाता है। इसमें नमूने को बाएं हाथ की चुटकी से पकड़कर दाएं हाथ से नमूने को कसकर बांधा जाता है, ताकि रंगाई करते समय इसमें रंग प्रवेश ना करे। जैसे कि टाई एंड डाई में हम करते हैं, पहले डिजाइन को ड्रॉ कर लिया, फिर उस डिजाइन के ऊपर बाएं हाथ से पकड़कर दाएं हाथ से धागे से उसको कसकर बांधा जाता है, तो ये कहलाता है बंधाई। फिर आता है टिपाई। टिपाई प्रक्रिया में बूंदों पर रुई को रंग में डुबोकर रंग लगाया जाता है तथा बूंद बनाई जाती है। फिर आता है रंगाई। लिखाई, बंधाई, टिपाई के पश्चात रंगाई का काम किया जाता है। वस्त्र को सबसे पहले हल्के रंग में रंगा जाता है, तत्पश्चात नमूने के अनुसार पुनः बांधकर गहरे रंग में डुबोया जाता है। सबसे अंत में सबसे गहरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। पहले जिस डिज़ाइन को रंग लिया है, फिर उसको छुपा देते हैं, फिर दूसरे को करते हैं, फिर उसको वापस धागे से बांध कर छुपा देते हैं, फिर तीसरे रंग में करते हैं। इस तरह से एक ही कपड़े पर अलग अलग रंगों से रंगाई की जाती है। तो यह है बांधनी। सेकंड है, नेक्स्ट है ब्रोकेड। ब्रोकेड अंग्रेजों के द्वारा दिया गया सामूहिक वस्त्रों का नाम है। प्रारंभ में ब्रोकेड वस्त्रों को कम ख्वाब भी कहा जाता था। ब्रोकेड वस्त्रों की संपूर्ण सतह रेशमी धागों से निर्मित होती है और सोने चांदी के महीन तारों से सुंदर आकर्षक नमूने बने होते हैं। वस्त्र को सोने चांदी के तारों से इस प्रकार सजाया जाता था कि इसकी भीतरी से सतह जो होती है पूरी तरह छुप जाती है तथा ऊपरी सतह पर सुनहरे नमूने दिखाई पड़ते हैं। ब्रोकेड वस्त्र काफ़ी बहुमूल्य होता है और ये पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं द्वारा मुख्य रूप से काम में लिया जाता था। गुजरात, अहमदाबाद, बनारस ब्रोकेड वस्त्रों के निर्माण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ब्रोकेड वस्त्र देखने में सुंदर और अलौकिक तो लगता ही है। बनारसी साड़ियाँ आज भी काफ़ी लोकप्रिय है, शादी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। ब्रोकेड वस्त्र भी कई प्रकार के होते हैं, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है कम ख्वाब। कम ख्वाब को किम ख्वाब भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है स्वप्न के समान सौंदर्य, सपनों से कम नहीं। इसी नाम से इस वस्त्र की सुंदरता, आकर्षण दिखाई पड़ता है। रेशमी वस्त्रों पर सोने चांदी के महीन तारों से वस्त्र की सतह पर डिजाइन उभारे जाते थे। कम ख्वाब वस्त्रों के अधिकांशतः भाग सोने चांदी के तारों से बना होता है और उसके नमूने से ढके होते हैं, जिसमें वस्त्र की सुंदरता, आकर्षण में वृद्धि होती है। ब्रोकेड वस्त्रों से पुरुषों के उपयोग हेतु वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे कि टोपी, अंगरखा, चोगे, अचकन, बंडी आदि। पुरुषों के साथ इन वस्त्रों का उपयोग महिलाओं के परिधान हेतु भी किया जाने लगा, जैसे कि ब्लाउज, लहंगा, ओढ़नी आदि। कम ख्वाब वस्त्र काफ़ी महंगे होते हैं। इनका उपयोग राजा महाराजाओं और सामंत और धनी वर्ग के लोगों तक ही सीमित था। सोने चांदी के तारों के बना होने के कारण ये वस्त्र काफ़ी भारी भी होते हैं। सेकंड है आबे रवा। कम ख्वाब की तरह ही ब्रोकेड के कुछ वस्त्रों को आबे रवा का नाम दिया गया है। शाब्दिक अर्थ होता है बहता पानी। वस्त्र देखने में बहुत ही सुंदर होता है और वस्त्रों पर बहते पानी के जैसा प्रभाव दिखाई पड़ता है। आबे हवा वस्त्र भी रेशमी धागों से बने होते हैं। इन पर सोने चांदी के तार, सुंदर आकर्षक नमूने बनाए जाते हैं। आज भी ब्रोकेड ये वस्त्र काफ़ी लोकप्रिय और प्रचलित है। बनारस, अहमदाबाद, सूरत में इन वस्त्रों का अधिकांश निर्माण होता है।
साड़ी के बॉर्डर और आंचल को विशेष रूप से सजाया जाता है। नेक्स्ट है हिमरस तथा आमरस। औरंगाबाद यानी कि हैदराबाद में निर्मित ब्रोकेड वस्त्रों को हिमरस या आमरस कहा जाता है। हिमरस संस्कृत के रूपांतरित शब्द हिमरू से लिया गया है। हिमरस दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस रस। हिम का शाब्दिक अर्थ है बर्फ और उपभोग के अनुसार ही इसको हिमरस कहा जाता है। ये वस्त्र सर्दियों के मौसम में पहनने के लिए अनुकूल होते हैं। सूती वस्त्रों पर रेशमी धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्रों की सतह पर रेशमी धागों से नमूने बनाए जाते हैं। वस्त्र की उल्टी सतह पर रेशमी धागों के लंबे लंबे फ्लोट लिए जाते हैं, जिससे कि वस्त्र मोटा, मुलायम एवं रोएदार प्रतीत होता है। हिमरस वस्त्र काफी गर्म होता है। हिमरस वस्त्रों को जब केवल सिल्क के धागों से तैयार किया जाता है तो उसे आमरस कहा जाता है। आमरस वस्त्र के निर्माण के लिए बनारस, सूती और अहमदाबाद काफी प्रसिद्ध है। हिमरस तथा आमरस वस्त्रों से पुरुष के स्त्रियों के लिए, पुरुष व स्त्री दोनों के लिए परिधान बनाए जाते हैं। अचकन, लहंगे, चोंगे, अग्रखे, टोपी, ब्लाउज आदि। इसके अलावा राज दरबारों के कुशन, पर्दे, खिड़कियों के पर्दे, गद्दियां, राज सिंहासन आदि भी सजाए जाते थे। फिर आता है पाठथान। पाठथान को बफ्त भी कहा जाता है। ये भी एक प्रकार का ब्रोकेड वस्त्र है, जिसमें मुख्य रूप से रंगीन सिल्के के धागों का प्रयोग किया जाता है। वस्त्रों के बीच बीच में सोने चांदी के महीन तारों से सुनहले और रुपहले नमूने बनाए जाते हैं। ये वस्त्र कम ख्वाब वस्त्रों से मिलते जुलते हैं, परंतु इसमें नमूने कम होते हैं तथा सोने चांदी के तारों का कम प्रयोग होता है। अतः यह वस्त्र कम ख्वाब वस्त्रों से वजन में हल्के और मूल्य में भी कम होते हैं, इसलिए इन वस्त्रों का उपयोग अधिक होता है। ये ब्लाउज, लहंगे, अचकन, चोंगा, अग्रखा, टोपी आदि बनाई जाती है। वस्त्र की चौड़ाई कम होती है, जो सामान्यतः 20 से 30 इंच तक रखी जाती है। पाठस्थान वस्त्रों का निर्माण अभी भी होता है, परंतु इस पहले की सौंदर्य अब पहले की तरह इसमें इतना काम दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन आज भी इसका निर्माण काम चालू है। फिर आता है पीताम्बर। पीताम्बर भारत के दक्षिण में हैदराबाद के पैठण स्थान पर निर्मित किए जाते हैं, इसलिए इन्हें पैठणी भी कहा जाता है। ये सिल्के के धागों से बना जालीदार वस्त्र होता है, जिसमें मुख्य रूप से लाल एवं नारंगी रंगों का उपयोग किया जाता है। सर्दियों से पैठणी साड़ियाँ अपने अनुपम सौंदर्य, विशिष्ट आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। ये सिल्के के धागों से बनी होती है, जिस पर अत्यंत महीन एवं पतले सोने के तारों से नमूने बने होते हैं। साड़ी के आंचल एवं बॉर्डर अलग बनाए जाते हैं और बाद में साड़ी में सिलकर जोड़ दिए जाते हैं। साड़ियाँ चटक रंगों की होती है, जिससे खासकर लाल, पीला, नारंगी रंगों के धागों का प्रयोग किया जाता है। साड़ियों पर सोने के तारों के चौकोर नमूने बनाए जाते हैं। बीच के रिक्त स्थानों पर बतख, मोर, हंस का नमूना बना होता है। इन पक्षियों की चोंच में जैतून की पत्तियां भरी होती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के नमूने भी बनाए जाते हैं, जैसे कि फूलदान, रंग बिरंगे फूल, पत्तियां, गमले इत्यादि। साड़ी के बॉर्डर और पल्लू पर भी गहरे रंगों से बनाए जाते हैं, जिस पर लाल, नीले, सफ़ेद रंग के सिल्के के धागों से उत्कृष्ट नमूने बनाए जाते हैं। गहरे व चटक रंगों से युक्त सुनहरी पृष्ठभूमि पर लाल, नीले, सफ़ेद रंगों के सिल्क के धागे से बने जो नमूने होते हैं बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं। पीताम्बर वस्त्रों का उपयोग पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसे धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ के शुभ अवसरों पर पहना जाता है। आजकल पीताम्बर वस्त्रों का निर्माण भी कम होने लगा है। फिर है कलमदार। यह वस्त्र बाटिक छपाई का ही पुरातन रूप है। इसमें सूती वस्त्रों पर कलम से अथवा ब्रश से नमूने कर उन भागों पर पिघला मोम चढ़ा दिया जाता है। इन्हें रंग से बचाना होता है। इस पर यह कला आज भी बाटिक कला के नाम से प्रसिद्ध है और ये इससे मिलती जुलती है। कलमदार को पालमपुरी भी कहा जाता है। कलमदार वस्त्रों की पृष्ठभूमि हल्की गुलाबी होती है, जिस पर लाल रंग से नमूने बनाए जाते हैं। नमूने में फूल, पत्तियां, पशु पक्षी, मानव आकृति आदि का चित्रण किया जाता है। कुछ वस्त्रों पर पौराणिक कथाओं के आधार पर नमूने अंकित किए जाते हैं। हिंदू, मुसलमान दोनों ही धर्मों के मानने वाले इसको उपयोग में लेते हैं। कलमदार वस्त्रों का उपयोग अधिकांशतः पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान के अवसरों पर किया जाता है। तो यह है भारत के परंपरागत वस्त्र। आगे की एक टेबल फॉर्म में इसके उदाहरण सहित इसको समझा रखा है। ये पढ़ने में काफ़ी आसान है। थैंक यू।